नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मुद्रा और सोर्स स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में नहीं टिक पाया गैप अप, गिफ्ट निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट फिसलकर 22,300 के पास। एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईटीसी और आईसीआईसी बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी कमजोर, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी कायम। क्रूड के 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने से ओएमसी शुरू में जोरदार तेजी, 2.5% की तेजी के साथ बीपीसीएल बना निफ्टी का टॉप गिरर। साथ ही एचपीसीएल और आईओसी में भी करीब 3% तक का उछाल। साथ ही एशियन पेंट्स और इंडिगो भी रौनक कायम। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की भारतीय बाजारों पर बुलिश रिपोर्ट। दिसंबर तक निफ्टी पर दिए 25,000 के टारगेट, कहा वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव। एमएनएम में 40 और एचडीएफसी लाइफ में 42% के टारगेट। साथ ही भारतीय एयरटेल, एल&टी, टाइटन और एक्सिस बैंक में भी पॉजिटिव। पावर फाइनेंस शेयरों में रौनक कायम। मैक्वेरी की बुलिश रिपोर्ट से पीएफसी और आरएसी 2 से 3% तक उछले। वहीं इरिडा के शेयर में करीब 3% का उछाल। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में एक दमदार पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, वीरूर में रहेंगे आपके साथ। और आशीष बहेती और मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल से सचिदानंद उत्तेकर भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा से मार्केट के मेगा ट्रेंड्स पर बात करेंगे। टेक्निकल पर बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से। एक रुख करते हैं मार्केट का। मार्केट उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। निफ्टी एग्जैक्टली उस रेंज में, फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट के। आज का हाई 22,500 के करीब, आज का लो 22,250 के करीब, उसी रेंज में। लेकिन हाँ, ट्रेड प्ले आउट हुई पहली शॉर्ट साइड पर। मार्केट खुला सीधा गैप अप के साथ, फेल हुआ गैप अप, ओपन हाई लगाया, वहाँ से कोलैप्स आया और अब लोअर लेवल से करीब करीब 60 पॉइंट की रिकवरी। तो ऊपरी लेवल से हम फिसले करीब करीब 200 पॉइंट, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आपको दिखाई देगी। स्टॉक्स की बात करते हैं। एशियन पेंट्स डे हाई पर 2.25% ऊपर इस समय। बीपीसीएल डे हाई पर 2% ऊपर इस समय आपको दिखाई देगा। उसके अलावा सिप्ला, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गेंस दिखाई देंगे। लेकिन जिन स्टॉक्स ने रैली पंक्चर की उनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी और कुछ हद तक इन्फोसिस भी इस लिस्ट में शामिल, जहां पर थोड़ी सी वीकनेस आपको दिखाई देगी। एफएनओ स्टॉक्स की बात करते हैं। एफएनओ स्टॉक्स में टॉप गेनर्स में हैं जिंदल स्टेनलेस 4.5% ऊपर, एचपीसीएल करीब करीब 3.25% ऊपर, और उसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर 3% ऊपर आज की ट्रेड में। जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें जुबिलेंट फूडवर्क्स, एंजल वन और ट्रेंड, ये आपको डाउन साइड में दिखाई देंगे। वीरू जय, तो ये था अब तक के बाजार का हाल। अब आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ आज के मेहमानों की लिस्ट, क्रम। मानस आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और विकास सालुंके और सचिदानंद उत्तेकर जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, नजरिया लेके अपना इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। सचिन, आपके दो इस वक्त ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? गुड मॉर्निंग विंदर जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट का स्विंग हुआ है, एक इमीडिएट बॉटम जो था लगभग अराउंड 22,250 के आसपास, वो इसने रिविजिट किया एंड मुझे लग रहा है एक्सपायरी के लिहाज से 22,520 के आसपास की एक एक्सपायरी शेप अप होनी चाहिए। इसी वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छी डिक्लाइन मिली है जहां पर लॉन्ग पोजीशंस और बढ़ाई जा सकती है। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है आज का जो शॉर्ट स्क्वीज कैंडिडेट है वो क्लियरली आईटी होगा। एंड वहां पर जिस तरीके से एम्फोसिस ने एक शुरुआत की है, एक ओपन लो एग्जिबिट किया है एंड वहां से 2300 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो उसे रिस्पेक्ट देके एक अपमूव ट्रिगर हुई है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग 2500 तक एक्सटेंड होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में ही 2430 के आसपास का टारगेट होगा। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। एम्फोसिस के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 2320 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है, जिसे हमने पिछले हफ्ते से काफी बार कवर किया है, मुझे लग रहा है सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक प्रोबेबल बेस बना चुका है एंड वहां से जो रिवर्सल मिला है डीएलएफ के फ्यूचर्स में, एक काइंड ऑफ फॉलिंग वेज फॉर्मेशन था जिससे ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ था कुछ दिनों पहले एंड वहां से जो मोमेंटम मिला है वो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी ड्यूरेबल होगा। 730 का यहाँ पर पैटर्न टारगेट अवेलेबल है। ट्रेडिंग के लिहाज से 690 तक की एक चाल बन सकती है।
तो इसीलिए मोमेंटम यहाँ पर चेस करने की सलाह होगी 652 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ये हो गई सचिन के पिक्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी 2 पिक्स। मॉर्निंग अनुज जी। देखो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा-सा ट्रेंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा था इंट्राडे में। मुझे लगता है जाते-जाते ये कवर कर सकता है। मेरे दोनों भी बाय साइड में रहेगा। पहला रहेगा वेदांता। यहाँ पे जिस हिसाब से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक अच्छा अप मूव देखने मिल रहा है और डेली चार्ट पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जो उसका रिसेंट हाई से जो नीचे आ रहा था, वहाँ पे आज एक फ्रेश ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला है। तो मुझे लगता है वेदांता को यहाँ पे बाय करना है 454 के टारगेट के लिए। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो आज के डे लो के ही सपोर्ट से इसको स्टॉप लॉस लगा के करना है, तो 430 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। 454 का यहाँ पे पहला इमीडिएट टारगेट देखने मिलेगा। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा वोल्टास। वोल्टास में जिस हिसाब से लास्ट ऑलमोस्ट अगर देखोगे 10 से 12 दिन में एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऊपर में हालांकि हमने देखा है कि थोड़ा बहुत ही 1400 के आसपास जाके रुका हुआ है, लेकिन मुझे लगता है वापस ऊपर की तरफ निकलते हुए देखने मिलेगा। 50 डीएमए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो 1470 के टारगेट के लिए यहाँ पे वोल्टास को बाय करना है। 1380 का यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के वोल्टास को यहाँ पे बाय का रिकमेंड। वोल्टास पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आपके 2 ट्रेड्स। तो देखिए पहले तो जिंदल स्टेनलेस जीएसएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 624 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 675 के टारगेट पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक लॉरेंस लैब का है, जहां पर स्टॉक ने अपने 20 और 50 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है, तो लॉरेंस लैब में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 569 की स्टॉप लॉस से 615 615 रुपए के टारगेट के लिए। जी भाई जी, आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी अगेन। अनुज जी, गॉडरेज सीपी में खरीदारी की सलाह रहेगी। क्रूड का मोमेंटम और जिस हिसाब से एफएमसीजी में भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, उसके कारण काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1000 का एक कैसल मेंटेन करें। 1050 और 1070 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो हिंडाल्को है। यहाँ पे भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है स्टॉक में। पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूअसली हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं और मेटल में स्ट्रेंथ ओवरऑल काफी अच्छी देखने मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 655 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। 680 एंड 690 तक के टारगेट्स के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए ये इस समय की ट्रेड्स आपके लिए आज की ट्रेड्स। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मार्केट वापस ग्रीन में आ रहा है और अब काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला 22,364 इंटरडे चार्ट लेकर आइए। क्या ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी और दोनों तरफ की ट्रेड्स मार्केट देता हुआ। पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग। बैंक निफ्टी भी वापस ग्रीन में आया, मिड कैप्स वैसे ग्रीन में है। तो वॉलेटिलिटी तो ज़बरदस्त है, लेकिन ट्रेडिंग मौके भी मार्केट ने आज दोनों साइड दिए ज़बरदस्त। हमारे साथ अब जुड़े हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा। उनसे जानते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। मिहिर जी के पास स्टॉक मार्केट में, इनफैक्ट फाइनेंशियल मार्केट में करीब करीब 3 दशक का अनुभव है। फिक्स्ड इनकम हो, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट हो, इक्विटीज़ हो, सब में इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनसे समझते हैं क्या करना है इस समय मार्केट में। मिहिर जी गुड मॉर्निंग। काफ़ी टफ रहा है ये फेज़ मार्केट में, स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस फेज़ को और आपकी क्या एडवाइस होगी? नमस्कार अनुज। अच्छी बात यह है कि हम ऐसे दिन पे मिल रहे हैं जहाँ पे 2-3 चीजें जो है ग्लोबल मैक्रो और लोकल जो सिचुएशन है इकोनॉमी की वो पॉजिटिव आ रही है। सो ऑफ कोर्स हमने देखा है कि मार्केट में अच्छी करेक्शन हुई है। पार्टली वैल्यूएशन की वजह से हुई है, पार्टली जो ओवरऑल हमने स्लो डाउन देखी है, खास करके जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में स्लो डाउन थी उसकी वजह से भी हमें स्लो डाउन देखी। और अर्निंग्स के जो डाउनग्रेड्स आए उसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन दिया है। लेकिन अब हम देखें कि आज हम कहाँ हैं, किस माहौल पे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो धीरे धीरे करके जो जो हेडविंड्स है वो टेलविंड्स बन रही हैं। एक तो वेरी क्लियरली आरबीआई ने जिस तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी है लास्ट 1.5 महीने में, खास करके लास्ट इवनिंग जो अनाउंसमेंट किया है, करीबन 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है, बहुत बड़ी चीज होती है। वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि गवर्नमेंट और आरबीआई अब इन्फ्लेशन को छोड़ के ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं।
हमें ये भी धीरे-धीरे करके एक एनेक्डोटल एविडेंस आ रहा है कि गवर्नमेंट की जो आउटस्टैंडिंग थी वो धीरे-धीरे करके क्लियर कर रहे हैं। काफ़ी कंपनीज़ की जो आउटस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो रही है बोल रहे हैं। और सेकंड इज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर था एफआईआई आउटफ्लोज़ का, उसका मैं कहूँगा एक मेजर रीज़न था कि डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो हमने देखा कि पिछले जुलाई, अगस्त तक हमने एफआईआई इनफ्लोज़ देखे थे इंडिया में और इमर्जिंग मार्केट्स में, लेकिन सितंबर, अक्टूबर से आउटफ्लोज़ और बहुत बड़ी बिकवाली हमने देखी बाजार में, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन बाकी सब मार्केट में भी, इक्विटीज़ में। और उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग था। डॉलर इंडेक्स जो है कहते हैं डीएक्सवाई, वो 100 से लेके 110 हो गया। 10% मूव अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज इन 3 मंथ्स इज़ अ बिग मूव और हमने देखा उसकी वजह से सारा पैसा यूएस में खींचने लगा। अच्छी बात ये है कि पिछले 1 महीने में जो 110 वाला डीएक्सवाई ऑलरेडी 107-8 हो गया और पिछले 3 दिनों में तो 106 से 104 की तरफ आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था पैसा खींचने का एफआईआईस का आउट ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज, वो एक फैक्टर मैं बोल रहा हूँ रिवर्स हुआ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और तीसरी बात ये है कि ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट $70 के नीचे आ गए। वो इंडिया के लिए बहुत ही इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट, करेंसी सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा माहौल बन रहा है, वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं और मेरे ख्याल से इस बेस से हम सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ओके, और कौन से थीम्स बैक करेंगे आप अगर अच्छा एंट्री पॉइंट है तो कहाँ-कहाँ आप सबसे ज़्यादा बुलिश होंगे इस मार्केट में? देखिए सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर जो रहा है वो फाइनेंशियल्स रहा है, खास करके जो लेंडिंग कंपनीज हैं पिछले 2 साल में बड़ी बैंक्स, बड़ी एनबीएफसीज ने बाकी सब सेक्टर्स के अगेंस्ट में काफी अंडर परफॉर्म किया था और उसके काफी सारे रीजन है। लिक्विडिटी टाइट थी, क्रेडिट ग्रोथ कम करवाया आरबीआई ने, वो सारे फैक्टर्स जैसे हमने डिस्कस किया। आरबीआई अब लिक्विडिटी बहुत अच्छी तरह से इन्फ्यूज कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है और मेरे ख्याल से क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो जाएगी और उसकी वजह से मुझे लगता है वैल्यूएशन जिस तरह से 2 साल में करेक्ट हुए हैं, एक तो बड़ी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बोथ एंड एनबीएफसीज में एक अच्छा प्ले बन सकता है। दूसरे जो हमारे परमानेंट फेवरेट सेक्टर से, लॉन्ग टर्म फेवरेट सेक्टर से जो कैपिटल गुड्स है, कंस्ट्रक्शन है, रेलवे डिफेंस वाले जो थीम्स हैं, उसमें स्टॉक्स ने अच्छी करेक्शन दी है। अगेन बहुत बड़ा कारण ये था कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई है, वो हम होप कर रहे हैं कि वापस आ जाएगी और जैसे ही आ जाएगी ये स्टॉक्स ऑलरेडी 30, 40, 50% करेक्ट हो चुके हैं, तो ये भी एक अच्छा थीम हो सकता है। अदरवाइज फार्मास्यूटिकल्स में हम स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, आईटी में मिड कैप आईटी हमें पसंद है, तो ब्रॉडली ये थीम हमें लग रहा है कि अच्छी करेगी। अच्छा मेरे जी पिछले 20 दिन के जो फॉल था टुवर्ड्स 22,000 तक का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 2 स्पेस का था, ऑटो में और आईटी में हमने सबसे बड़ा डिप देखा। अगेन टैरिफ वॉर और टेस्ला, ये 2 चीज़ें प्रमुख कारण थी और टैरिफ वॉर जो कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ाने का रिस्क बढ़ा रही है, उसका पेन हमने आईटी में देखा। इन 2 स्पेस में आप लोगों ने क्या किया या फिर क्या व्यू रखते हैं आईटी और ऑटो में? तो ऑटो में ये रिस्क रहेगा मेरे ख्याल से, बट मुझे नहीं लगता है कि इंडियन कंपनीज के जो प्राइस पॉइंट्स हैं वो टेस्ला वगैरह मैच कर पाएंगी। वो अलग मार्केट में कॉम्पीट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से टेम्पररी एक जो लोगों को लगता है कि नहीं कोई अननोन फैक्टर आती है तो एक स्ट्रेस बन जाता है, वो रिएक्शन हो रहा है बाजार में। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे लॉन्ग टर्म डैमेज कर पाएंगी अमेरिकन कंपनीज। हाँ, हमें थ्रेट है चाइनीज कंपनीज से, लेकिन वो अलग टॉपिक है। तो यूएस थ्रेट्स मेरे ख्याल से डिस्काउंट हो जाएंगे अगर ऑटो स्टॉक्स ऐसे वीक रहे और वो अपनी नॉर्मल जो सिक्लिकल अपटर्न है उस तरह से बिहेव करेंगे मेरे ख्याल से। तो ऑटो एंसिलरी में हमारा बहुत ज्यादा वेट नहीं है, बट अगर यूएस की डर की वजह से स्टॉक्स ज्यादा करेक्ट होते हैं तो हम डेफिनेटली ये सेक्टर में एंट्री कंसिडर करेंगे। रही बात आईटी की, जैसे मैंने कहा आईटी में मुझे लग रहा है कि जो लार्ज कैप आईटी है वो अभी हाई ग्रोथ कंपनीज नहीं रही हैं। 5 to 10% का ग्रोथ दिखाती हैं, अच्छी बात है, गुड कैश फ्लोज वगैरह। लेकिन ये जो हमने बाकी सब सेक्टर्स जो हमने डिस्कस किए जैसे कि फाइनेंशियल्स हैं, कंस्ट्रक्शन, ऑटो एंड कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स वगैरह, वहां पे मुझे लगता है ज्यादा हाई ग्रोथ रह सकती है। तो आईटी में हम सिर्फ बुलिश हैं सिलेक्टेड मिड कैप आईटी कंपनीज जो अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, 15-20% जो ग्रोथ दिखा सकती हैं अगले 4-5 साल के लिए, उस तरह की मिड कैप कंपनीज में हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। लार्ज कैप आईटी कंपनीज में हम अंडरवेट हैं। ओके, ये रहा आईटी ऑटो का की बात।
बैंक्स पर, एनबीएफसीज पर आपसे बात हो ही चुकी है। कुछ हद तक लिक्विडिटी जिस तरीके से आरबीआई इन्फ्यूज कर रहा है उसको लेकर आप थोड़े कंफर्टेबल भी हैं। एक दो पॉकेट्स पिछले 10 दिन में काफ़ी एक्टिव हुई हैं मिहिर जी, उसमें मेटल सबसे ऊपर है। अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश बाइंग भी था और शॉर्ट कवरिंग भी थी। मेटल्स में या फिर कमोडिटीज़ में कोई इंटरेस्ट आपका इन लेवल्स पे? और अब जब मैं कमोडिटीज़ बोल रहा हूँ तो मैं मोटे तौर पर रखता हूँ मेटल्स और एक केमिकल्स। इस पर आपकी राय है? श्योर। तो मेटल्स हम हमेशा जो है वो टेक्निकली कंसिडर करते हैं। हमारा ऐसा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बुलिश व्यू नहीं रहता है, क्योंकि ये टिपिकली ग्लोबल कमोडिटीज रहती है। तो उसमें जो डिमांड ड्राइवर्स हैं वो बल्क ऑफ द डिमांड बेसिकली चाइना और यूएस से डिटरमिन होती है। और चाइना और यूएस की जो इकोनॉमीज है उनका हमारा व्यू नॉर्मल है, ऐसा कोई ज्यादा ज्यादा बुलिश नहीं है। प्लस जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ वॉर्स कर रहे हैं, तो काफी सारी जो प्राइसिंग की भी अनसर्टेनिटी है। ये भी हो सकता है कि अगर यूएस में इंपोर्ट डिफिकल्ट हो जाए तो फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चाइना डंप कर सकता है माल को। तो उस तरह की जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से हम स्ट्रेटेजिकली पॉजिटिव नहीं है। हाँ, लेकिन कमोडिटीज का प्राइस देख के अगर कोई टैक्टिकल मूव में दिखता है तो हम उसमें प्ले करते हैं। केमिकल्स एक अलग गेम है। वहां पे हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हैं, क्योंकि वहां पे चाइना प्लस वन वाली जो सिचुएशन है, थीम है, वो प्ले कर रही है। तो काफी सारे केमिकल्स, सीडीएमओ, फार्मास्यूटिकल्स में जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बन रही हैं। बहुत अच्छी कैपेसिटीज ग्रो कर रही हैं, बिकॉज मल्टीनेशनल्स वांट टू सोर्स मटेरियल फ्रॉम इंडिया, स्पेशली जो फाइन केमिकल्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, वो सब। और काफी सारी कंपनीज ने पीएलआई लेके बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनीज हैं उनमें हम वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा देख रहे हैं। और नॉट ओनली फॉर एक 1 or 2 years, बट 3, 4, 5, 7 years तक अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है ये कंपनीज। तो स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल्स में हम स्पेसिफिक जो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट हैं वो एनालाइज करके हम पॉजिटिव हैं। और उसमें करंटली भी हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप केमिकल कंपनीज का एग्जिस्टेंस है। कैपिटल मार्केट प्लेस पर आपका क्या व्यू होगा? ये एक्सचेंज स्टॉक्स, एसेट मैनेजमेंट स्टॉक्स, ब्रोकरेजेस, डिपॉजिटरीज, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी लेकिन बहुत शार्प करेक्शन आया पिछले 3 महीने में। टिपिकली ये कैपिटल मार्केट लिंक्स जो सेक्टर होते हैं वो मार्केट के साथ सेंटीमेंट उनका प्लस माइनस होता है। जैसे हमने डिस्कस किया, मार्केट एक ऐसी लेवल पे है, ऐसी सिचुएशन पे है कि हमें लग रहा है कि मार्केट पिकअप कर सकता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगेन जैसे हमने डिस्कस किया, काफी सारे स्टॉक्स जो है 30 to 50% करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, विच मीन्स के जो जिस तरह से मार्केट में वॉल्यूम कम हुए हैं, एफ&ओ में वॉल्यूम कम हुए हैं, मार्क टू मार्केट एयूएम कम हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, तो वो सब नेगेटिव्स काफी हद तक शायद प्राइस दिन है। जो मेन स्ट्रक्चरल थीम है कि भाई मिडिल क्लास की जो सेविंग्स है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंटली फाइनेंशियल सेविंग्स में जाएंगी, सो दैट म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ये जो ब्रोकिंग, ये सब बिजनेसेस स्ट्रक्चरली ग्रो करेंगी बिकॉज ऑफ बेटर सेविंग्स, हायर ग्रोथ ऑफ सेविंग्स, हायर पेनिट्रेशन। वो स्टोरी चेंज नहीं हुई है। एंड जैसे 30 to 50% करेक्शन के बाद मेरे ख्याल से सारे नेगेटिव्स प्राइस में आ चुके हैं। और अगर मार्केट यहाँ से होल्ड ऑन करता है तो ये भी एक अच्छा सेक्टर है देखने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चरली कोई स्टोरी में चेंज नहीं है। ओके, अच्छा, एक बड़ा सवाल, ये एफआईएस कब आएंगे भारतीय मार्केट में वापस? वो सबसे पहला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि डॉलर इंडेक्स 100 से 110 हुआ, बहुत बड़ा मूव था ये ग्लोबली, और वो भी 3 महीने में हुआ, तो काफी शार्प मूव था। और उसकी वजह से जो यूएस मार्केट्स हैं वो एक मैग्नेट बन गई पैसे का। लेकिन अब 110 वाला देखते ही देखते 104 हो चुका है, और उसकी अभी रिएक्शन हमने देखी नहीं है। मेरे ख्याल से अगर जो ट्रम्प की जो डर की वजह से डॉलर स्ट्रेंथ हुई थी, अनसर्टेनिटी की वजह से टिपिकली होती है, डॉलर स्ट्रेंथन होता है, वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके डिसिपेट हो रही है। एक बहुत बड़ी जो मूव हुई है वो यूरोपियन बॉन्ड यील्ड्स में भी हुई है। टिपिकली बॉन्ड यील्ड जब बढ़ते हैं तो करेंसी स्ट्रांग होती है। तो यूरो मुझे लगता है अभी स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से यूरोपियन बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं तो जो पैसा है वो धीरे धीरे करके यूरो की ओर भी खींचेगा। तो मेरे ख्याल से डॉलर की जो मैक्सिमम फियर थी कि डॉलर स्ट्रेंथन होते ही रहेगा, 110 का 120 हो जाएगा, वो फियर मेरे ख्याल से अभी धीरे धीरे करके चला जाएगा।
और अगर इस तरह से स्टेबलाइज हुआ और हमारी जीडीपी जो है 6 to 7% ग्रो करेगी, तो मेरे ख्याल से एफआईआईज तो डेफिनेटली आएंगे। हमने देखा है कि 2 कैलेंडर ईयर कंसेक्यूटिवली एफआईआईज ने सेलिंग नहीं की है पिछले 20-25 साल का अगर हम हिस्ट्री देखें तो। लास्ट ईयर वाज अ नेट सेलिंग नंबर, तो आई होप दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और ये साल भी नेट पॉजिटिव बंद हो एफआईआई का फ्लोज। मेरे जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए एक बार अब आगे बढ़ने से पहले एक बार सचिन से बात करते हैं, क्योंकि सचिन को एक डिस्क्लोजर देना था, शायद वो रह गया था। सचिन बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? अनुज जी, और एक ट्रेड भी है। इनफैक्ट डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने डीएलएफ में जो रिकमेंडेशन दी है वो हमारे क्लाइंट्स को भी दी है। एंड यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है टीसीएस में भी जिस तरीके से रिवर्सल है, प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने डिफेंड किया है and वापस एक ऊपर की चाल बन रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट स्क्वीज का। सो जिस तरीके से डेटा है क्लियरली 3500 से लेके 3700 की रेंज यहाँ पर इसने एग्जिबिट की है। एक डिक्लाइनिंग चैनल का ब्रेक आउट इसने कल के सत्र में एग्जिबिट किया था, उसका मुझे लग रहा है कंफर्मेशन आज होना चाहिए। तो यहाँ पर टीसीएस में भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। इंट्राडे का जो लो बनाया है इसने लगभग अराउंड 2550 के आसपास का, तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको 3550 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3530 पे लगाना है। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 3660 तक का एक स्विंग बन सकता है, तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा उछाल बनने की तैयारी हो रही है। सो 3660 से लेके 3720 ये 2 टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी टीसीएस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय अब क्या करना है। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी, बहुत मार्केट इतना ओवरसोल्ड लास्ट टाइम कब देखा था आपने, और कितने समय तक रह सकता है ये मार्केट इस तरीके से ओवरसोल्ड? या गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए पिछले 10 साल में सिर्फ 5 बार निफ्टी का आरएसआई 25 के नीचे गया है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी का आरएसआई तकरीबन 22-23 के आसपास पहुंच गया था और वहां से यहाँ से एक निफ्टी में हमने 500 पॉइंट का बाउंस बैक देखा। अब देखिए 6 महीने की बीमारी है तो 6 घंटे में तो ठीक नहीं होगी। ओवरऑल व्यू ये है कि मार्च का जो महीना है शायद मार्केट बेस बिल्डिंग में स्पेंड करेगा। नीचे में 21,800-22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स है। अगर वहां पर आता है तो खरीदारी करें। ऊपर में 22,800 का रेजिस्टेंस है इस महीने के लिए। ओवरऑल हमें लगता है कि अप्रैल ऑनवर्ड स्ट्रक्चरल रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है, जहां पर स्लो ग्रेजुअल अर्निंग्स के बैकिंग पे ओवरऑल जो सेटअप है ग्लोबली, जो हमारी पोजीशनिंग है रिलेटिव बेसिस पर निफ्टी की जो सेटअप है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। सो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एफआई का जो नेगेटिव आउटलुक है ये रिवर्स होगा। ओवरऑल एफआई का जो शॉर्ट पोजीशन है वो भी कवर होगा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो मार्च का महीना कंसोलिडेशन ब्रॉड रेंज में, यहाँ पर आप चेरी पिक करके चले अपने स्टॉक्स। इनफैक्ट हमने टॉप 4 स्टॉक्स की यहाँ पर एक सूची बनाई है जो इस वोलेटिलिटी में आप बाय करके चल सकते हैं। और ओवरऑल हमें लगता है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स एक स्ट्रक्चरल रिकवरी देखने को मिल सकती है जो हमें अच्छे अच्छे लेवल्स तक ले जा सकती है। टारगेट्स नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, बट ओवरऑल डायरेक्शन मुझे लगता है कि यहाँ से इंक्रीमेंटली बेटर होता हुआ दिखाई देगा। ओके, 4 स्टॉक्स कौन से हैं राहुल जी इस वोलेटिलिटी में भी जो पिक कर सकते हैं हम? जी हाँ, देखिए लार्ज कैप में सबसे बढ़िया जो सेटअप है, इनफैक्ट मेटल इंडेक्स ने सबसे पहले बाय सिग्नल जनरेट किया है सारे सेक्टोरल इंडाइसेस में। इसमें से वेदांता का सेटअप हमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए। वेदांता में एक बेस बन चुका है 400 के आसपास का, 420 पर एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। इसे आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करके चले। जैसे ही 442 का लेवल वेदांता में निकलेगा, मुझे लगता है कि 480 से लेके 500 तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपका 6 महीने का भी व्यू है तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के जो चाल है वो बड़ी हो सकती है। मिड कैप में अगर आपको प्ले करना है तो आई थिंक सबसे बेस्ट प्ले होगा जूनियर निफ्टी। देखिए जूनियर निफ्टी पीक से 25% डाउन है, जहां पर निफ्टी ने तकरीबन 15% का करेक्शन दिया है। इसमें वो सारे स्टॉक्स है जो 50,000 करोड़ के मार्केट कैप से लेकर 4.5 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप के, यानी कि आपको लार्ज कैप का भी फ्लेवर और एक अपर मिड कैप का फ्लेवर एक ही इंडेक्स में मिल जाता है। तो तकरीबन 610 के आसपास हमने लास्ट वीक इसको इनिशिएट किया था। आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं 650 और 600 की रेंज में जूनियर 20
जो कि एक ETF है उसे एक्यूमुलेट कीजिए और हमें लगता है कि जो इसका 850 830 का जो लेवल था पूरी तेजी मंदी चालू होने के पहले, वो लेवल्स हमने आने वाले 6 महीने में वापस देखने को मिल सकते हैं। तो हाई बीटा प्ले है और एक बैलेंस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। लास्टली 2 स्टॉक्स स्मॉल कैप स्पेस में है जहां पर हमें लगता है कि बड़ा अल्फा जनरेट हो सकता है। उसमें से एक है बजाज हेल्थकेयर। बजाज हेल्थकेयर एक रिलेटिवली रेजिलिएंट स्टॉक है, यानी कि पूरी की पूरी मंदी में इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है और फिलहाल ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बजाज हेल्थकेयर में हमें लगता है कि तकरीबन 800 रुपए तक के टारगेट्स आपको अगले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं और अगर आपका व्यू 6 महीने से 1 साल का है तो तकरीबन 1000 रुपए के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लास्टली सेटअप है ज्योति स्ट्रक्चर का। ये एक रिवर्सल कैंडिडेट है। यहाँ पर काफी फंडामेंटली पॉजिटिव डेवलपमेंट आए, राइट्स इशू चल रहा है यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर। साथ में इन्होंने अपना प्लांट भी शुरू किया। टेक्निकली जो स्टॉक है इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली है। 15 रुपए के आसपास स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें लगता है 25 रुपए का एक इमीडिएट टारगेट और तकरीबन 30 रुपए तक के सेकंड टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो 4 स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट 4 स्पेसेस है जहां पर आप मार्केट में इस महीने पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छा अल्फा क्रिएशन देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा 2 लीडर्स पे और 2 हैवी वेट्स पे आपका व्यू चाहूँगा मैं राहुल जी। एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा है HDFC बैंक। अभी तक मोर और लेस ये FIs की सेलिंग के टारगेट रहे हैं, मोर रिलायंस और कभी कभी HDFC बैंक भी उस कमांडिंग पोजीशन में अबव 1740 अब तक नहीं आ पाया। इन दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? क्या जब मतलब नो डाउट आपके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होंगे भी ये, क्या राय दी है आप लोगों ने? जी देखिए, जहां तक HDFC बैंक का सवाल है, यहाँ पर इनफैक्ट बॉटम बहुत पहले जनवरी में ही बन गया था। इनफैक्ट पूरे फरवरी महीने में जब निफ्टी ने नए लोज लगाए, यहाँ पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छे पोजीशन है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो HDFC बैंक में होल्ड करने की राय है। हमें लगता है कि सूनर देन लेटर आपको इसमें 1800 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक रिलायंस का सवाल है, रिलायंस में डेफिनेटली स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी कि तकरीबन 3 मार्च लास्ट वीक हमने देखा कि इसमें 1200 का सपोर्ट जो काफी महीनों से ब्रीच नहीं हुआ था, ये ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है एक थोड़ा ग्राइंड करे 1150 1200 की रेंज में, लेकिन जब तक 1220 का लेवल डिसाइसिवली निकालता नहीं, आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेटेड, थोड़ा साइडवेज स्ट्रक्चर है यहाँ पर रिलायंस के अंदर। और जैसी 1220 1225 की ट्रेजेक्टरी निकलता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो रिलायंस में फिलहाल कन्विक्शन कम है, लेकिन HDFC बैंक का सेटअप हमें लगता है कि अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी ये आगे के मूव चलाने में काफी मदद दे सकता है। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सब मार्केट्स और स्टॉक्स पर बात करने के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे। निफ्टी फ्लैट लाइन पर आ गया है, तो डे हाई और डे लो के बीचों बीच ही करीब कारोबार करता हुआ ट्रेडेड रेंज के मिड कैप में, लेकिन अच्छी मजबूती है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी स्ट्रांग है। इस ब्रेक के बाद श्रेया लेकर आएंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन।